हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से हम करने वाले हैं स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें जो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न किया था वह था स्वातंत्रोत्तर कविता किसके निकट आ गई थी, तो सही उत्तर था इसका गद्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी कहानी में कौन सा विशेष तत्व अधिक प्रकट हुआ। ऑप्शन है ऐतिहासिक घटनाएं, ऑप्शन बी आत्मलाप और मनोजगत का चित्रण, ऑप्शन सी धार्मिक प्रवचन, ऑप्शन डी राजनीतिक भाषण। तो इसका सही आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आत्मलाप और मनोजगत का चित्रण। कहानी में कौन सा तत्व अधिक प्रकट हुआ था, वह था आत्मलाप और मनोजगत का चित्रण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक से। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1959। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1943। अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रमुख स्वर क्या था। ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी रहस्यवाद, ऑप्शन सी प्रगतिशील काव्य, ऑप्शन डी छायावाद काव्य। इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तार सप्तक का जो प्रमुख स्वर था वह प्रगतिशील काव्य था। ठीक है, प्रगतिशील विचारों को यह लेकर चल रहा था। इनकी कविताओं में हमें वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1959। इसका आंसर करेंगे। 1943 हमने देखा था, ऑप्शन जो एक है इसमें तार सप्तक को ही पहला सप्तक कहा जाता है, तो पहला सप्तक लिखने की जगह तार सप्तक लिखा जाएगा। ठीक है, तो तार सप्तक का अर्थ ही हो गया पहला सप्तक। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1943। जब दूसरे की बात होगी तो दूसरा सप्तक 1951 में आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 1959 की बात करें तो 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ और 1979 में चौथा सप्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अज्ञे। तो सप्तक जो तार सप्तक है इसका संपादन अगर हम कहें तो वो अज्ञे ने ही किया है, पहले दूसरे तीसरे सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे सप्तक के कवियों में कौन कौन सम्मिलित थे। ऑप्शन ए हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी नरेश मेहता, शकुंत माथुर, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, यानी हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती, ये सातों जो कवि हैं ये दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे सप्तक के कवियों में कौन कौन शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर तीसरे सप्तक की बात करें तो तीसरे सप्तक के कवियों में जो नाम है वो देख लेते हैं। तीसरे सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, कुंवर नारायण हैं, कीर्ति चौधरी है, केदारनाथ सिंह हैं, मदन वात्स्यायन हैं, विजयदेव नारायण शाही हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो यानी सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथे सप्तक, इन चारों में अलग अलग 7 कवि हैं और इन अलग अलग 7 कवियों का संकलन किसने किया है, अज्ञे ने किया है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इन सप्तकों की मतलब इसका संपादन किया, इसका प्रकाशन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मासिक पत्रिका प्रतीक का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मासिक पत्रिका प्रतीक का जो प्रकाशन है यह अज्ञे ने किया था। ठीक है,
इसी दौरान जब प्रतीक का प्रकाशन हुआ था, इसी समय निकष और नई कविता पत्रिका भी निकली थी। ठीक है, तो नई कविता और निकष का जो समय है वो प्रतीक के पत्रिका के समय के अनुरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता और छायावाद किस काव्य दिशा के समानांतर प्रवाहित हुए? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी रहस्यवाद, ऑप्शन सी प्रगतिशील काव्यधारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीयवादी काव्यधारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई कविता और प्रयोगवाद जो है वह प्रगतिशील काव्यधारा के समानांतर प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, नई कविता और प्रयोगवाद किसके समानांतर प्रभावित हो रहे थे? प्रगतिशील काव्यधारा के। इसमें जो प्रगतिशील काव्यधारा है वह व्यवस्था से मोहभंग उत्पन्न होने पर इस विचारधारा का उदय हुआ है और कवियों की कविताओं में भी यह प्रभाव दिखने लगा था। यानी सामान्य जनता के मन में जो आज़ादी से उत्पन्न मोहभंग जो था, तो वो सामान्य जनता के रूप में था ही और धरातल पे ही था, लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो वो कविताओं में भी उभर कर सामने आने लगा। जैसे अगर हम अज्ञे की बात करें तो चांदनी को वो वंचना कहते हैं। वहीं एक प्रभाकर माचवे की पंक्ति दी गई है, विजय काया के दो पद सुनकर चित्त हुआ गदगद। अगर ये पंक्ति पूछी जाए किनकी है तो प्रभाकर माचवे इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा गया? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों को कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी है छायावाद, ऑप्शन डी है रहस्यवाद। तो शमशेर बहादुर सिंह किस प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग करते हैं? तो वह है प्रकृतिवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति सबसे पहले किस काव्य संग्रह में स्पष्ट रूप से मिलती है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक में। यानी प्रयोगवाद की जो प्रवृत्ति है सबसे पहले किस काव्य संग्रह में? तार सप्तक। जैसे मैंने बताया कि 4 सप्तक है, इन चारों में अलग अलग 7 कवि हैं। ठीक है, सबका प्रकाशन वर्ष अलग है, यानी 43 में यह प्रारंभ होता है, 1943 में, फिर 1951 में है, फिर 1959 में है, 51, 59 और फिर 79। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के और अधिक उभरने का कारण क्या था? ऑप्शन ए रेणु का साहित्य, ऑप्शन बी प्रतीक व दूसरा सप्तक का प्रकाशन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का प्रभाव, ऑप्शन डी त्रिलोचन का आग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रयोगवाद के और अधिक उभरने का कारण प्रतीक पत्रिका थी जिसका संपादन अज्ञे ने किया था, और दूसरा सप्तक का प्रकाशन। इन दोनों का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में कौन सी लहर तेजी से फैली? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी ज्ञानवाद। आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्ववाद तेजी से उभर कर सामने आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अनिश्चितता, चयन की पीड़ा, मृत्यु का संत्रास, और ऑप्शन बी प्रकृति प्रेम, सौंदर्याभिव्यक्ति, आत्मानंद। ऑप्शन सी समाज सुधार, समानता और क्रांति, ऑप्शन डी रहस्य, भक्ति और निर्गुण भाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अनिश्चितता, चयन की पीड़ा, मृत्यु का संत्रास और मानव इतिहास की व्यर्थता। ठीक है, तो ये क्या था? अस्तित्ववाद के प्रमुख सूत्र हैं। जब भी किसी रचना में आपको अनिश्चितता दिखे, चयन की पीड़ा दिखाई पड़े, या फिर मानव इतिहास की व्यर्थता दिखाई दे, या मृत्यु का संत्रास दिखाई दे, तो समझिए उस रचना पे अस्तित्ववाद का प्रभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्तित्ववाद से जुड़े प्रमुख यूरोपीय विचारक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए गांधी और नेहरू, ऑप्शन डी सार्त्र और कामू, ऑप्शन सी हीगेल और मार्क्स, ऑप्शन डी किरकेगार्ड और राइनेर। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सार्त्र और कामू जो हैं वो अस्तित्ववाद से जुड़े प्रमुख विचारक हैं। हमने पहले ही इसे डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के कवियों और विचारकों पर अस्तित्ववाद का क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए उन्होंने अजनबीपन और जीवन की अनिश्चितता को साहित्य में व्यक्त किया है,
ऑप्शन बी, उन्होंने केवल भक्ति को प्रमुख स्थान दिया है। ऑप्शन सी, वे प्रकृति चित्रण तक सीमित हो गए हैं। ऑप्शन डी, उन्होंने केवल आशावाद और उत्साह को अपनाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, उन्होंने अजनबीपन और जीवन की अनिश्चितता को साहित्य में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। प्रयोगवाद कुल मिलाकर अपने शिल्पगत प्रयोगों और भावुकता विरोध के लिए प्रसिद्ध हुआ, ये एक पॉइंट है। दूसरा है, अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो अगर पूछा जाए निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो उत्तर होगा अज्ञेय। ये व्यक्तिवादी कवि कहे जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट और क्या है, व्यक्तिवादी कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो अज्ञेय को जाना जाता है। अगला है, नदी के द्वीप यह द्वीप अकेला कविता व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतीक है। और ये जो कविता है ये किनकी है? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। नदी के द्वीप यह द्वीप अकेला व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतीक है। तो व्यक्तिवादी कवि कहे जाने का जो एक कारण है वो यह भी है, ठीक है। तो व्यक्तिवादी कवि के रूप में अज्ञेय जाने जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।